हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्टिंग करते हैं। बट स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों को ये डाउट हो रहा है कि इसमें ज़्यादा टॉक्सिक है, बट मैं ये बता दूँ कि इसमें बस कुछ ही पार्ट ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को लगेगा कि वो वैसा है, बट उसके बाद तो ट्विस्ट है। यानी कि एक दो पार्ट के बाद कुछ ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। बट हाँ, अगर आप लोगों को ये एफ नहीं सुनना है तो ठीक है, आप लोग इसे स्किप कर दो। मैं कुछ ही दिनों में न्यू भी ला ही लूँगी। बट हाँ, जिसे ये पसंद आ रहा है मैं उसे बता दूं कि आप लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो उस ट्विस्ट को जानने के लिए तो आगे सुनना पड़ेगा ना। बट हाँ, जिसे नहीं सुनना है तो प्लीज़ वो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं सबको फोर्स नहीं कर सकती सुनने के लिए, क्योंकि सबका पसंद अलग अलग होता है। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं 26 या 27 तारीख को कोई न्यू एफएफ स्टार्ट कर दूँ। ओके, तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा हम मेरी कहानी पे आते हैं। विंग वांग जी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने की बातें कर रहा था। ये सुनकर वहाँ जितने भी पर्सन बैठे हुए थे वो सब शॉक थे। विंग ये क्या बकवास कर रहा है? क्या किसी ओमेगा का भी कॉन्क्यूबाइन होता है? और विंग ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और विंग तो गरीबों से नफरत करता है ना, तो वो यहाँ वांग जी को कैसे रहने दे सकते हैं? सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं मैडम यू और जैंग फैम में भी यही सोचते, और वो विंग को मना करते हुए कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ ये अल्फा नहीं रहेगा। ये सुनकर विंग अपनी मदर और फादर को देखता है। विंग कहता है नहीं, मैं इसे यही सजा दूंगा। ये सुनने के बाद कुछ एल्डर्स विंग को कहने लगे नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये लड़का गरीब है और हम आपके साथ तो गरीब अल्फा को रहने नहीं देंगे। ये सुनने के बाद विंग उन सबको घूरता है और कहता है मैंने आप लोगों से राय नहीं मांगा है, मैंने अपना डिसीजन बताया है। ये बोलकर विंग सबको घूरता है। बट इस बार उन एल्डर्स ने कुछ ठान लिया था। उन लोगों को डर था कि अगर वांग जी विंग के साथ रहेगा तो क्या पता आने वाले टाइम में ये गरीब अल्फा यहाँ का राजा बनने का सपना देखेगा, और एक ओमेगा कब तक एक अल्फा को रजिस्ट कर सकता है। क्या पता बाद में विंग को वांग जी से प्यार हो जाए और फिर विंग इस अल्फा को अपना पार्टनर बोलने लगे, और फिर उसके बाद वांग जी यहाँ का राजा बन जाए। नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकते। और उन्हें एक चीज का और डर था, जो भी कुछ सालों पहले हुआ वो उस चीज को दोबारा दोहराना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए साफ साफ उन लोगों ने विंग से मना कर दिया था, ये कहकर कि वो लोग इस चीज को कभी नहीं मानेंगे। ये सुनकर विंग कहता है आप लोग होते कौन हो मेरे डिसीजन को डिसएग्री करने वाले? ये बोलकर विंग उन सभी को डेथ ग्लेयर दे रहा था। वो सारे लोग हल्का सा डर गए थे। बट एक एल्डर्स जो बहुत सालों से वहाँ पर काम कर रहा था और साथ ही वो बॉसन सरन का साथी भी था, वो विंग को बॉसन सरन की बातें बताने लग गया। ये सुनकर विंग एक पल के लिए उस एल्डर को देखने लग गया था। वो एल्डर विंग को देखते हुए कहता है राजकुमार, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हो? बॉसन सरन ने यहाँ पर किसी गरीब को भी आने से मना किया था, बट आपने इस गरीब को यहाँ पर काम दिलवाया। हमने पहले इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लाया, क्योंकि आप यहाँ के राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बट अब ये हद हो रहा है। आप इस अल्फा को यहाँ पर आपके साथ रखने की बातें कर रहे हो। आपको इन्हें सजा देना है तो बेशक दीजिए। आप इन्हें कुछ भी दे सकते हो सजा के तौर पे, बट ये नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम इन्हें आपके साथ रहने नहीं देंगे। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है। वो उस इंसान को देखता है। वो इंसान कहता है राजकुमार, आप इसे अगर सजा देना ही चाहते हो तो कारावास की सजा दीजिए, और अगर आपको इससे भी तसल्ली नहीं मिल रही है तो आप इसे
कोड़े मारने की सज़ा भी दे सकते हो, और इतना सज़ा दो कि इसकी हालत मरने वाली हो जाए और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कोई भी इंसान राजा और राजकुमारों के साथ अगर भूल कर भी वो ऐसी हरकतें करेंगे तो उन्हें बहुत कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद कोई भी आपसे आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और अगर आप शादी के बिना इस इंसान को अपने पास रखोगे तो इससे आपके इमेज पे दाग लगेगा। आप तो होने वाले राजा हो यहाँ के, और अगर आप ही ऐसी हरकतें करोगे तो हमारे क्लैन का कितना ज़्यादा बदनामी होगा। ये सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस इंसान को घूर रहा था। तभी विंग के फादर भी विंग से कहते हैं, हाँ विंग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस इंसान को कैसे अपने पास रखने की बातें कर सकते हो? इसे सज़ा दो, और सज़ा देने के बाद इसे हम यहाँ से भेज देंगे, इसे हमारे क्लैन से ही निकाल देंगे, जिसके बाद ये कभी हमारे क्लैन में आ ही नहीं पाएगा। ये सुनकर विंग अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर विंग को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि विंग, अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ को ये बात पता चली तो उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा कि उनका लाडला पोता ऐसे लड़के के साथ रह रहा है जो गरीब है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये सुनकर विंग अपने फादर को देखते हुए कहता है, रिश्ता तो मैं बना रहा हूँ ना कॉन्क्यूबाइन का। ये सुनकर जेंग फैमिया विंग के पास आते हैं और वो उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, तुम ये बात समझ नहीं रहे हो। तुम भले ही उसे अपना कॉन्क्यूबाइन बनाओगे, बट दुनिया वाले क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि एक गरीब अल्फा का एक अमीर राजकुमार, नहीं हमारे क्लैन का राजा, इस गरीब अल्फा का कॉन्क्यूबाइन बन रहा है। ये सुनकर विंग शॉक था। क्या बोल रहे उसके फादर? वो तो खुद बोल रहा है ना कि वो उसे अपना कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है, तो लोग ऐसा क्यों समझेंगे? विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसके फादर विंग को समझाते हैं कि हमेशा कॉन्क्यूबाइन वर्ड ओमेगाओ के लिए ही इस्तेमाल होती है। भले ही तुम उसे कॉन्क्यूबाइन बनाओ, बट लोगों के सामने तुम उसके कॉन्क्यूबाइन बनोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इससे अच्छा है विंग, इस बात को जाने दो। तुम्हें अगर इसे पनिशमेंट देनी है तो इसे हम 100 कोड़ों की सज़ा देते हैं, और उसके बाद इसे देश निकाला की सज़ा दे देंगे। ये सुनकर विंग एक पल के लिए वांग जी को देखता है। वो वांग जी को देखता है और फिर अपने फादर को देखता है, और वो सोचने लग गया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वांगजी को अपने पास रखना चाहता है। इतना कुछ उसने सिर्फ वांगजी को अपने पास रखने के लिए तो किया है। हाँ, उसे जेलेसी हो रही है। वांगजी की शादी किसी और के साथ होने वाली है। इस बात से विंग को जेलेसी हो रही थी। इसीलिए तो उसने वांगजी को अपना कॉन्क्यूबाइन बनाने की बात की थी। बट ये सारे उसे मना कर रहे हैं। विंग ऐसा नहीं करना चाहता। वो वांगजी को अपने पास रखना चाहता है, उस ओमेगा के पास। उसे फिर से जाने नहीं देना चाहता। वांगजी को वो अपना बनाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है नहीं। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है। एक पल के लिए जैंग फैम में भी शॉक हो गए थे। विंग अपने फिर से उसी कड़क औरे में आते हुए कहता है, मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। मैं इस फैसले को अब नहीं बदलना चाहता हूँ। मैं नहीं बदलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है, और फिर वो सभी की तरफ देखता है। उसने नहीं बदलना चाहता हूँ इसमें ज़्यादा जोर दिया था। अब मैडम यू विंग के पास आती और वो विंग को कहती, विंग, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम इसे जाने दो। ये सुनकर विंग कहता है, मदन नहीं, इसने मेरी इंसल्ट की है। इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट करते हुए ये कहा है कि मुझ जैसा ओमेगा कोई भी डिजर्व नहीं करता, और एक गरीब इंसान सबके सामने मुझे मुझे बोल रहा था कि वो मुझ जैसे ओमेगा से तो नफरत करता है, और साथ ही कभी मुझ जैसा ओमेगा उसे चाहिए भी नहीं होगा। और मैं ऐसा कैसे सहन कर सकता हूँ? इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, तो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ रहने का फ़ायदा क्या है। ये सुनकर मैडम यू उसे मना कर रही थी, और वो उसे समझाने का ट्राई करती है, बट विंग तो अभी किसी की बातों को सुनने का ट्राई भी नहीं कर रहा था। विंग अचानक ही कहता है,
ठीक है, अगर आप लोगों को इतना ही दिक्कत है ना कि मैं इसे अपना कॉन्क्यूबाइन बना रहा हूँ, तो ठीक है, मैं अब इससे शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर सबके सब शॉक हो गए थे। सब लोग विंग को मना करने लग गए थे, बट विंग ने तो अब ठान ही लिया था। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है सबके सामने और वो उसे खींचते हुए ले जाता है। वही वांग जी बस वहां पर साइलेंटली खड़ा हुआ था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही मैडम यू, जैंग फेम और बाकी जितने एल्डर्स वहां पर बैठे हुए थे वो भी विंग का पीछा करने लग गए थे। मैडम यू और जैंग फेम बार बार विंग को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये बोलते हुए वो विंग का पीछा कर रहे थे, बट हाँ, वो विंग को फोर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि विंग का ऑरा ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके मदर फादर भी उसे संभाल नहीं सकते। विंग को संभाल सिर्फ एक ही पर्सन सकता है और वो है बाओसिन सरन। बट बाओसिन सरन यहाँ नहीं है, जिसके कारण विंग को अभी कोई भी समझा नहीं पा रहा है। मैडम यू जैंग फेमिया को देखती है। जैंग फेमिया जल्दी से मैडम यू से कहते हैं कि माँ को बुलाओ। ये सुनकर मैडम यू भी अपना सर हिलाती है और फिर उन्होंने बटरफ्लाई मैसेज बाओसिन सरन को भेज दिया था। बॉसन सरन कई सालों से एक अलग ही जगह पे अपना मेडिटेशन करी है। वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करी है क्योंकि कुछ कारण था जिसके कारण बॉसन सरन की पूरी एनर्जी चली गई थी। तो उसे ही फिर से वापस लाने और फिर से अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए उन्होंने कई सालों तक तपस्या की थी। और आज जब उनको मैडम यू का बटरफ्लाई मैसेज मिला तब वो एक पल के लिए शॉक हो गई थी। उनका आंखें खुलता है और जब उन्होंने मैडम यू की बटरफ्लाई मैसेज को सुना तब वो जल्दी से खड़ा होती है। उन्हें फिर से कुछ बातें याद आने लग गई थी। वो कहती है, विंग ऐसा कैसे कर सकता है। फिर से विंग उस चीज को दोहरा रहा है, मैं फिर से विंग को ये गलती नहीं करने दूंगी। ये बोलकर बॉसन सरन सीधा वहां से निकल गई थी। अब हमें विंग के तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग वांगजी को खींचते हुए अपने एंसेस्टर के पास लेके आता है। मतलब कि एक रूम रहता है ना, उस रूम में सारे एंसेस्टर को रखा जाता है। तो विंग के घर में भी यानी कि विंग के महल में भी एक ऐसा रूम था जहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे एंसेस्टर के सामने। तो विंग उसी रूम में वांगजी को खींचते हुए लाता है। विंग को पता था कि सारे लोग उसके पीछे पीछे आ रहे। तो विंग जैसे उस रूम में आता है सीधा उसने उस रूम के गेट को अपनी एनर्जी से बंद कर दिया था। और विंग यहाँ पर उन सभी से पावरफुल है। ओके, तो बाकी सभी जो उस गेट को खोलने का ट्राई कर रहे थे, कोई भी उस गेट को खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो गेट उसकी एनर्जी से बंद था और विंग की एनर्जी को कोई भी बीट नहीं कर सकता क्योंकि विंग के अंदर एक ड्रैगन की पावर है। हाँ, विंग 18 साल का नहीं हुआ है जिसके कारण विंग के अंदर पूरा तो ड्रैगन की शक्ति नहीं आई है। बट हाँ, बाओसिन सरन ने विंग के अंदर अपनी ड्रैगन की पावर हल्की सी दे दी थी जिसके कारण विंग अभी पावरफुल है, इन सभी कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल। तो उसकी मदर, उसके फादर और बाकी सभी उस गेट को खोल नहीं पा रहे थे। उस गेट को कोई खोल सकता है तो वो बाओसिन सरन है। बट बाओसिन सरन अभी तक वहां पर पहुंची नहीं है। इस चीज से सारे लोग घबरा रहे थे कि विंग कुछ नादानी ना कर दे, विंग कुछ ऐसी बेवकूफ़ी ना कर दे जिससे बाद में उसे और हमारे क्लैन को पछताना पड़े। यही सोचते हुए मैडम यू और जेंगफर में परेशान हो रहे थे और बाकी लोग भी। वही विंग वांगजी को देखता है। वांगजी चुपचाप विंग को देखे जा रहा था, वो भी कुछ नहीं बोला था। फिर विंग अपनी नज़र इधर उधर करता है, वो कुछ ढूंढ रहा था। तभी विंग को एक रेड कपड़ा दिखता है जो शायद तक वहां पर डेकोरेट किया गया था। विंग वहां जाता है और सीधा उस कपड़े को एकदम तेजी से खींच लेता है जिसके कारण वो कपड़ा विंग के हाथों में आ जाता है और साथ ही बहुत लंबा था ना, तो वो इधर उधर फैलने लग गया था, उड़ने लग गया था। विंग उसे अपनी पूरी हाथों में लपेट लेता है और फिर वो वांगजी के पास आता है। वो एक पल के लिए वांगजी को देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उस रिबन से वो वांगजी का हाथ बांध देता है। वांगजी सिर्फ विंग को देखे जा रहा था, वही विंग वांगजी को देखता है और फिर अपने हाथों में भी उस रिबन को बांधते हुए घूरते हुए कहता है, लान वांगजी, अगर तुम्हें अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देखना है ना तो चुपचाप जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अपने हाथों से
तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दूंगा। और एक बात याद रखना, मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को इशारा करता है अपना साथ देने के लिए। वांग जी भी चुपचाप विंग का साथ देने लग गया था, क्योंकि उसे पता है कि विंग कितना ज्यादा गुस्सैल है। और वांग जी को ये भी पता है कि विंग सिर्फ ये धमकी नहीं दे रहा, वो सच में ऐसा कर सकता है। इसीलिए वो चुपचाप विंग के साथ वो सब करने लग गया था। यानी कि विंग और वांग जी वहां पर शादी करने लग गए थे। पहले विंग अर्थ और हेवन को बो करता है, विंग वांग जी को घूरता है। वांग जी भी चुपचाप विंग के साथ वो सब करने लगे था, मतलब कि वो भी घुटनों पे बैठता है और फिर वो भी अर्थ और हेवन को बो करता है। फिर दोनों एक साथ उस एल्डर्स को, यानी कि वहां पर जो एंसेस्टर थे, उनको बो करता है। और फिर विंग और वांग जी खड़े होते हैं और फिर वो पीछे मुड़ते हैं। वो अपने फादर और मदर को भी बो करते हैं। वैसे तो वो गेट के बाहर थे, बट थे तो वहां ना। विंग और वांग जी उन्हें बो करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं। विंग सिर्फ वांग जी को घूर रहा था, वहीं वांग जी विंग को देखता है और फिर अपनी आंखों को वो नीचे कर लेता है। ये लास्ट बार था जो उनका बो होते वो दोनों शादीशुदा होने वाले थे। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मुझे वादा करो कि ये सब होने के बाद तुम मेरी फैमिली को जाने दोगे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे को बो करते हैं। बो करने के बाद विंग वांग जी को देखता है और अचानक ही वो वांग जी का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अचानक ही वो वांग जी के होठों पे किस कर लेता है। और जैसे ही विंग के होठ वांग जी के होठों से मिले, वांग जी एक पल के लिए शॉक हो गया था। वो विंग को देखने लग गया था, मतलब कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं विंग वो तो अपना काम किए जा रहा था। तभी अचानक ही वहां का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, वहां से सारे के सारे लोग अंदर आने लग गए थे। और जैसे ही उन्होंने अंदर का सीन देखा, वो सब शॉक हो गए थे विंग और वांग जी को किस करते हुए देखकर। वहीं हमारी बॉसिन सरन भी वहां पर पहुंच चुकी थी। उन्हीं ने तो गेट खोला था। वो भी अपनी एनर्जी से बॉसिन सरन जैसे देखती है कि विंग ये क्या कर रहा है, वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि वो गुस्से में विंग के ऊपर और वांग जी के ऊपर अटैक कर देती है। यानी कि बॉसिन सरन ने अपनी एनर्जी का एक हिस्सा विंग और वांग जी के ऊपर फेंक दिया था, जिससे वो दोनों अलग हो सके। बट विंग ने ये शायद तक भाप लिया था, इसीलिए उसने अपने तलवार से उस एनर्जी को रोक लिया था। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। विंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, सारे लोग यही सोचने लग गए थे। वहीं विंग वांग जी से अलग होता है, उसके आंखों में एक अलग ही शाइन चमक रहा था। विंग की बहुत ज्यादा ही आंखें सिल्वर शाइन कर रही थी। विंग वांग जी के गोल्डन आंखों में देखता है और फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर अपने एल्डर्स की तरफ, यानी कि अपनी ग्रैंड माँ, अपनी मदर और अपने फादर की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अब हमारी शादी हो चुकी है और वो भी हमारे एल्डर्स और साथ ही हमारे एंसेस्टर के सामने। एंसेस्टर के सामने शादी करने का मतलब तो आप लोगों को पता है ना। कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है जब तक हम दोनों ना चाहें। ये बोलकर वो वांग जी को घूरता है। वहीं वांग जी वो तो चुपचाप अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। बॉसन सैंडविंग के सामने आती और उसे एक जोर का तमाचा मारती हुई कहती है, बेशरम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि गरीबों से दूर रहना, बट तुमने मेरी बातों को सुना नहीं ना। वहीं विंग तो शॉक हो गया था, उसके ग्रैंडमा ने पहली बार उसके ऊपर हाथ उठाया है। विंग अपने हाथ को, मतलब अपने हाथों को अपने गालों पे रखता है और वो अपनी ग्रैंडमा को देखने लग गया था। उसकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है, हाँ मैं कैसे भूल गई, मैं ये कैसे भूल गई कि जैसी माँ होगा वैसा ही तो बच्चा होगा। इसकी माँ ने भी ऐसा ही काम किया था और आज आज उसके बेटे ने भी ऐसा काम किया है। ये बोलकर बॉसन सरन विंग को देख रही थी। विंग शॉक था और वो अपनी माँ की तरफ देखता है, यानी कि विंग के लिए तो उसकी माँ मैडम यू है ना, तो वो मैडम यू की तरफ देखता है। वहीं मैडम यू ने अपना सर नीचे कर लिया था। विंग कहता है, ग्रैंड माँ,
ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ गुस्से से बोलती, चुप रहो, आइंदा मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना। विवस्वान, तुमने ये क्या कर डाला है? तुमने ये क्यों किया? ये सुनकर विंग एक पल के लिए शिवर उठा था, बट फिर वो अपने आप को मैनेज करता है और फिर से उसी कड़क आवाज में बोलता है, क्योंकि इसने मेरी इंसल्ट की थी। ये सुनकर बॉसन सरन कहती है, इसने तुम्हारी इंसल्ट की थी तो तुम्हें इसे दूसरा पनिशमेंट देना था, ना कि उससे शादी करनी थी। तुमने उसे शादी करके उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, तुमने बल्कि उसे तो मजा करने का एक चांस दे दिया है। ये बोलकर वो वांगजी को घूरती है। वांगजी को देखकर बॉसन सर को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वांगजी के ऊपर हाथ उठाना चाहती थी, बट उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और कहती है, विवुशान, मैं एक मिनट के लिए भी इस इंसान को यहाँ नहीं देखना चाहती, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। ये सुनकर विंग वांगजी के सामने आ जाता है और कहता है, ग्रैंड माँ, अब इससे मेरी शादी हो चुकी है और अब ये कहीं नहीं जाएगा, और आप कह रहे हो कि ये यहाँ पर ऐश करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसकी लाइफ को हेल बनाने वाला हूँ। ये बोलकर वो वांगजी को घूरता है, मतलब कि अपनी तिरछी आंखों से वो वांगजी को देखता है। बॉसन सरन कहती है, वुशियान, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें बस इससे अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा, और मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। ये सुनकर विंग बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। वो कहता है, ग्रैंड माँ, आप इस शादी को मानो या ना मानो, अब ये शादी हो चुकी है और लान वांगजी को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो मेरा है, मेरा। ये बोलकर वो अपनी ग्रैंड माँ को देखता है। उसकी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही थी। वो फिर से विंग को थप्पड़ मारने वाली थी, बट इस बार मैडम यू ने रोक लिया था। वो कहती, माँ, बट मैडम यू को देखकर बॉसन सैन कहती है, तुम यहाँ से दूर रहो, तुम लोगों को मैंने इसकी जिम्मेदारी दी थी। ये कहा था कि ये कभी भी गरीबों से नहीं मिलना चाहिए, बट फिर भी तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तुम लोगों को बोला था कि इस महल में गरीबों का नामो निशान नहीं आना चाहिए, बट फिर भी ये इंसान यहाँ कर क्या रहा है? और विंग और ये इंसान मिले कैसे, जब विंग यहाँ से जाता नहीं बाहर और कहीं कोई गरीब यहाँ आता नहीं, तो इन लोगों की मुलाकात हुई कैसे? ये बोलकर बॉसन सैन बहुत जोर से चिल्लाती है। उनकी आवाज से सारे लोग डर गए थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बॉसन, मैं बताता हूँ। ये बोलकर पीछे से वही एल्डर आता है जो कुछ टाइम पहले विंग के डिसीजन पे सवाल उठा रहा था और वो मना कर रहा था। वही एल्डर्स बॉसन सरन के पास आता है। बॉसन सरन उसे देखती है और कहती है, रूहान, क्या हुआ था यहाँ? ये सुनकर रूहान, हाँ, वो और कोई नहीं, वैन रूहान ही था। और मैं एक बात और बता दूं, वैन रूहान और बॉसन सरन कजन्स हैं, ओके। वैन रूहान बॉसन सर को सब बता देता है। ये सुनकर बॉसन सर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मैडम यू को घूर रही थी और कहती है, तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया यहाँ? और ये सब बातें छोड़ो, तुमने विंग को बाहर जाने कैसे दिया? आज भी तुम वही गलती करके बैठी हुई। आज भी तुम्हारे कारण ही फिर से हमारा क्लैन बर्बाद होने वाला है। ये तुम जान पा रही हो? ये सुनकर मैडम क्यों घबराते हुए कहती है, माँ, माँ, मुझे मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। विंग तो बस अपने दोस्त। बट वो आगे कुछ बोलती कि बॉसन सरेन उसे रोक देती और कहती है, कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, बट तुम्हारी गलती के कारण ही ये सब हुआ है। अगर तुम विंग को बाहर जाने नहीं देती तो आज ये सब कारनामा होता ही नहीं। और तुम लोगों ने क्या सोचकर एक गरीब इंसान को हमारे क्लैन में लाया था? तुम्हें नहीं पता कुछ सालों पहले क्या हुआ था? इसकी माँ ने इसकी माँ ने जो हरकतें की थी, आज वो हरकतें ये भी कर रहा है। जैसा माँ है वैसा ही बेटा बन रहा है। मैंने इसे कितना ज़्यादा सुधारने की कोशिश की थी, इसे अपने नक्शे कदम में चलाने की कोशिश की थी, बट नहीं, खून तो खून ही होता है ना। जैसी माँ रही वैसी ही बेटा भी बन चुका है। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में विंग को देखती है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ग्रैंडमा कह क्या रही है, क्योंकि विंग को कुछ भी नहीं पता है। बट उसको पता है कि उसकी ग्रैंडमा को गरीब पसंद नहीं है। बट क्यों नहीं पसंद है, और क्यों वो इतना ज़्यादा नफरत करती है, और हाँ, बार बार पॉसिसन क्यों उसकी माँ को
बेचलन मतलब बदचलन बोल रही है और इतना बुरा बुरा बोल रही है। विंग कुछ भी समझ नहीं पाया था। विंग अपनी ग्रैंडमा को देखकर पूछने वाला था, बट उसकी ग्रैंडमा तो उसकी बात ही नहीं सुनती और वो सीधा कुछ गार्ड्स को बुलाकर वांगजी को यहाँ से धक्के मारकर निकालने बोलती है। बट विंग ऐसा करने नहीं दे रहा था। वो कहता है, ग्रैंडमा कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो जिससे आप गरीबों से नफरत करती हो, बट अब वांगजी मेरा है और मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अब ये मेरा अल्फा बन चुका है। ये सुनकर बॉसनियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो विंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहती, अल्फा? तुम्हें पता भी है अल्फा का मतलब क्या होता है? और हाँ, तुम्हारा कोई भी अल्फा नहीं बन सकता। तुम्हारा अल्फा तुम्हारा सिर्फ मेट होगा। तुम अभी के अभी इस इंसान से अपना रिश्ता तोड़ो, नहीं तो। ये बोलकर बॉसन सरन विंग को देखने लग गई थी। विंग चीख कर बोलता है, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। आप समझ गई, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ और वांग जी को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए विंग की मुट्ठी कस गई थी। बॉसन सरन को विंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनको गुस्सा इतना ज्यादा आने लग गया था कि अब उनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना भी निकलने लग गया था। अचानक ही बॉसन सरन अपने दिल पे हाथ रख लेती है। उन्हें कुछ सदमा लगा था। बॉसन सरन धीरे धीरे से नीचे गिरने लग गई थी। ये देखकर सारे लोग डर गए थे। मैडम यू चिल्लाती है, माँ! ये बोलकर वो अपनी माँ को यानी कि बॉसन सरन को संभालती है। बाकी लोग भी घबरा कर बॉसन सरन को पकड़ने लग गए थे। वहीं विंग भी डर गया था। वो कहता, ग्रैंड माँ, बट वो आगे कुछ कहता कि बॉसन सरन ने उसे रोक लिया था। दूर रहना मुझसे, ये बोलकर वो विंग को घूर रही थी। उनको सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर मैडम ये जल्दी से हीलर को बुलाने बोलती है। विंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, मतलब इतना कुछ हुआ। विंग सच में पागल हो गया था वांग जी के प्यार में कि वो कुछ देख नहीं पाया और उसने अपनी ग्रैंडमा को इतना कुछ बोल दिया। बट सच कहूँ तो विंग अपने मदर फादर से ज़्यादा अपनी ग्रैंडमा से प्यार करता है। बचपन से उसकी ग्रैंडमा ने उसे संभाल के रखा हुआ था, अपने लाड प्यार से बड़ा किया था और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा वहां से चले गई थी और जब वापस आई तो विंग ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया और अब उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है। ये देखकर विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे और वो अपनी ग्रैंडमा के पीछे जाने लग गया था। बट वांग जी और विंग के हाथों में रिबन बंधने के कारण विंग भाग नहीं पा रहा था। तो विंग उस रिबन को खोलता है और वो सीधा अपनी ग्रैंडमा के पीछे भाग गया था। वहीं वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। अब उस रूम में सिर्फ वांग जी खड़ा हुआ था। अचानक ही जो वांग जी उदास लग रहा था, उसके होठों में एक ईविल सा स्माइल आ जाता है और उसके आंखों में एक बहुत ज्यादा गुस्सा, एक डेविल सा गुस्सा। वांग जी सामने की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम लोगों की बर्बादी का दिन आ चुका है। ये बोलकर वांग जी एक डेविलिश सा स्माइल करते हुए वहीं देख रहा था जहां से वो सब गए थे। फिर वांग जी अपने हाथों को एटीट्यूड से उछालता है और फिर एक किंग की तरह वो आगे बढ़ने लग गया था। वांग जी का ऑरा अब मासूम नहीं रहा, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन चुका था।